दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म दे कॉल हिम ओजी को, जो आपको बेहद पसंद आएगी। जिसमें आप देखेंगे अंदरूनी दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, बाहरी थ्रेट से कहीं ज्यादा। तो देरी नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉचन पॉइंट। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, जो 1940 में हुआ था। उस समय जापान पर एटम बम गिराया गया था, जिससे जापान देश की कंडीशन हद से ज्यादा बिगड़ गई थी। इसी उथल पुथल का फायदा उठाते हुए वहां पर एक अंडरवर्ल्ड गैंग बना, जिसका नाम था याकुजा। याकुजा गैंग ने पूरे जापान पर कब्जा जमा लिया। इस गैंग का मुकाबला करने के लिए जापान के समुराय के कुछ लोगों ने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बनाई, जो याकुजा गैंग को टक्कर दे सके। हालांकि 1970 में याकुजा ने ब्लैक ड्रैगन गैंग को ही खत्म कर दिया, और जब वो आखिरी समुराय को मारने गए तब उसे पता चला वो तो वहाँ है ही नहीं। और मरते वक्त एक बुजुर्ग समुराय ने बताया कि आखिरी समुराय तो अभी भी जिंदा है और वो फ्यूचर में याकुजा गैंग को मारने जरूर आएगा। ऐसे में कई सारे लोग थे जो अपना सामान बचाकर जापान से भाग रहे थे। उन्हीं में से एक थे सत्यादेव, जो अपना सोना बचाकर शिप से इंडिया जा रहे थे। उनका प्लान था इंडिया जाकर बड़ा पोर्ट बनाना, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट आसान हो जाए और लोगों को रोजगार मिल सके। जब सत्यदेव की शिप इंडिया जा रही होती है, तभी शिप में कुछ पायरेट्स यानी समुद्री डाकू घुस जाते हैं। सत्य उनसे सोना लेकर उन सबकी जान बख्शने की भीख मांगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सत्य बहुत ही नेक इंसान है। उसी समय वहाँ पर एक 15 साल का लड़का आता है। ये लड़का असल में उसी समुदाय का आखिरी सदस्य होता है। आगे चलकर उसे सभी ओजी कहकर बुलाते हैं। यहाँ ओजी सत्य से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि सत्य सब लोगों की जान बचाने के लिए उन पायरेट्स को अपना सारा खजाना देने को तैयार हो जाता है। इसी वजह से ओजी सभी पायरेट्स को अकेला ही मार गिराता है, और अब वो सत्यदेव के लिए काम करना चाहता है, क्योंकि उसे सत्य काफी ईमानदार लगा। फिर ओजी सत्य से वादा करता है कि आगे से कोई भी सत्य के पोर्ट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो ओजी उसे छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद सत्यादेव और उसके लोगों की रक्षा करने के लिए ओजी कई सारे गुंडों और मंत्रियों को मार देता है। देखते ही देखते कहानी 23 साल आगे बढ़ती है। साल होता है 1993 का। हम आरडीएक्स से भरा शिप देखते हैं, जो बॉम्बे में सत्यादेव के पोर्ट पर आता है। वो शिप जिमी भाई का होता है, जो पोर्ट पर उसे लेने आया होता है। जब ये बात सत्यदेव के छोटे बेटे को पता चलती है, वो जिमी भाई को रोकने की कोशिश करता है, मगर जिमी भाई सत्या के छोटे बेटे को ही मार डालता है और पोर्ट पर गोलीबारी होने लगती है। हर तरफ हड़कंप मच जाती है, जिससे वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और जिमी भाई पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन उसका आरडीएक्स से भरा शिप अभी भी उस पोर्ट पर फंसा हुआ रह जाता है, जिसे जिमी भाई हर हाल में हासिल करना चाहता है। यहाँ सत्यदेव को जब अपने बेटे की मौत के बारे में पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। वहीं जिमी भाई के फादर वर्धमान को जब जिमी की हरकत का पता चलता है तो वो उसे सत्यदेव से माफी मंगवाने के लिए उसके पास लेकर जाता है। वहीं हम सत्यदेव के पोते यानी उसके बड़े बेटे के लड़के अर्जुन को भी देखते हैं। जिमी भाई रखे लाश पर फूल डालते वक्त स्माइल कर देता है, जिसे सत्या और उसकी विधवा पत्नी देख लेती है, जिससे सत्या को शक हो जाता है और वो लाठी लेकर अपने बेटे की विधवा पत्नी को दे देता है और जिमी को मारने को कहता है। वो उसे खूब पीटती है। फिर सत्यादेव कहते हैं अभी कंफर्म नहीं है कि इसने ही मेरे बेटे को मारा है, जब पक्का हो जाएगा तो सोच क्या हश्र होगा इसका। दूसरी तरफ जिमी के पापा वर्धमान को यकीन था कि अगर उसने जिमी से उसके किए की माफी नहीं मंगवाई तो ओजी उसे आकर मार देगा। फिर हमें पता चलता है कि ओजी 15 साल पहले ही सत्यादेव के घर को छोड़ के चला गया था, क्योंकि उसने सत्यादेव के बड़े बेटे की जान ले ली थी। अब वर्धमान को डर था कि ओजी किसी भी वक्त वहाँ आ न जाए। वहीं अर्जुन को भी ओजी के आने का बड़ा बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उसने बचपन में ही ओजी को अपने पापा को मारते हुए देख लिया था और वो उसे मारकर अपने मरे हुए बाप के खून का बदला लेना चाहता था। इसके बाद हम जिमी भाई को देखते हैं, जिसे लग रहा था कि उसका बाप वर्धमान एक कायर आदमी है, वरना वो उसे सत्यादेव के सामने कभी पिटते हुए नहीं देख पाता। ये जानकर वर्धमान जिमी को एक कहानी सुनाता है। असल में वर्धमान और सत्यादेव दोनों साथ में खेले कूदे थे। फिर दोनों ने साथ मिलकर एक पोर्ट बनाया, लेकिन फिर वर्धमान ने एक चाल चली
और उसने सत्यादेव को किडनैप करवा दिया और पोर्ट के पेपर्स पर उसकी साइन लेनी चाहिए ताकि पोर्ट उसके नाम हो जाए। हालांकि ऐसा होने से पहले ओजी वहां आ गया था और उसने वर्धमान के सभी आदमियों को मार गिराया। अपने आदमियों की लाशों का ढेर देखकर वर्धमान काफी डर गया था, जिसके बाद उसने सत्यादेव से माफी मांगी। तब सत्यादेव और ओजी ने वर्धमान को माफ कर दिया था और पोर्ट फिर से सत्यादेव के नाम हो गया था। यही कारण था कि वर्धमान चाहता था कि जिमी सत्यादेव से दूर रहे, मगर जिमी भाई को किसी भी कीमत पर आरडीएक्स को वो कंटेनर चाहिए होता है। ये काम जिमी को उसके बड़े भाई ओमी भाऊ ने सौंपा था। अगर जिमी आरडीएक्स का कंटेनर सही सलामत ना ला पाए तो ओमी उसे भी मार सकता है। तो जिमी इस बारे में सब इंस्पेक्टर तावड़े को बताता है। तब तावड़े पोर्ट पर जाकर कुछ वर्कर्स को यह बोलकर अरेस्ट कर लेता है कि यहाँ पर इलीगल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। इसके बाद वो आरडीएक्स का कंटेनर चेक करता है, जिसमें से आरडीएक्स गायब होता है। यहाँ तावड़े को पता चलता है कि सत्यादेव ने सारा आरडीएक्स निकाल कर कहीं और छुपा दिया होता है। तब वो इस बारे में वहाँ के वर्कर से पूछता है पर उसे कोई कुछ भी नहीं बताता। इतने में सत्यादेव की बहू गीता पोर्ट पर आ जाती है और उसे देख तावड़े उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गीता को कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि गीता को कुछ भी करना यानी खुद की मौत को दावत देना होगा। फिर गुस्से में वो वहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिमी भाई उन पोर्ट के गिरफ्तार वर्कर्स को मारकर आरडीएक्स के बारे में पूछ रहा होता है, मगर उनमें से कोई भी इस बारे में नहीं जानता। इसके बाद जिमी उन्हें सत्यादेव के बारे में पूछता है, वो लोग ये भी नहीं बताते। इस पर गुस्से में आकर जिमी उन सभी को मार देता है। फिर उनमें से आखिरी बचा आदमी डर के मारे जिमी को सत्यादेव का पता बता देता है और कहता है कि सत्यादेव अपने छोटे बेटे की अस्थियां लेकर नासिक गया है। वैसे तो सत्यादेव की पहुंच काफी दूर तक है, लेकिन जिमी से बचने के लिए उसे ओजी की मदद चाहिए क्योंकि ओजी ही सत्यादेव को बचा सकता है। इसी वजह से सत्यादेव की बहू गीता ओजी की खोज करने में लगी होती है। फिर हम देखते हैं कि गीता को पता चलता है कि दरअसल ओजी ने 7 साल पहले मदुरई में कुछ लड़कियों को बेचने से बचाया था। एक आदमी था जो 40 लड़कियों को गलत काम में लगाना चाहता था। तब ओजी ने आकर उन लोगों को मार गिराया। फिर एक पुलिस वाले ने ओजी को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि ओजी ने तो उन लड़कियों की जान बचाई है, तब पुलिस वाले ने ओजी को छोड़ दिया था और वहाँ से ओजी कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। फिर जब गीता उन पुलिस वालों से बात करती है तो उसे कर्णमयी नाम की लड़की के बारे में पता चलता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गीता घर पर कर्णमयी के लिखे हुए खत पढ़ रही होती है जो कर्णमयी ने सत्यादेव को भेजे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि कर्णमयी एक डॉक्टर होती है। उसे ओजी को देखते ही प्यार हो गया था। असल में ओजी मदुरई में कुछ बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता था। वहीं ओजी और कर्णमयी की मुलाकात हुई थी। मुलाकात प्यार में बदली और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर लिया। शादी के बाद जब कर्णमयी प्रेग्नेंट हुई और उसी दौरान उसने ओजी को किसी के साथ लड़ते हुए देख लिया। यह देखकर कर्णमयी बहुत घबरा गई थी और वो नहीं चाहती थी कि ओजी इन सब चीजों में पड़े, इसलिए वो उसे लेकर नासिक चली गई थी। और कर्णमयी जब भी ओजी को उसके फैमिली के बारे में पूछती तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता था। पर कर्णमयी को उसके पास से सत्यादेव की फोटो मिली थी। फोटो के साथ उसे सत्यादेव का पता भी मिला, जिसके बाद वो सत्यादेव को चिट्ठियां लिखने लगी थी। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ओजी के परिवार में कौन कौन है। दूसरी तरफ सत्यादेव का एक आदमी जिमी भाई के लिए काम किया करता था और वो फोन करके गीता को बताता है कि जिमी को पता लग चुका है कि सत्यादेव नासिक में है और वो उसे कभी भी मार देगा। यहाँ नासिक में सत्यादेव अपने लोगों को लेकर कर्णमयी के हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं ताकि कर्णमयी से मिल सके। वो हॉस्पिटल पहुँचते ही कर्णमयी की बेटी तारा से टकरा जाते हैं, जो अपनी माँ के हाथ का खाना ना खाने के बहाने से भाग रही थी। ये देखकर सत्या समझ जाता है कि ये ओजी की ही पत्नी है और कर्णमयी भी समझ जाती है कि यही ओजी के बाबा हैं। हॉस्पिटल में सत्यादेव को देखकर जिमी का एक आदमी जिमी को खबर दे देता है कि सत्यादेव हॉस्पिटल में आ गया है। ये खबर सुनते ही जिमी, जो पहले से ही नासिक के लिए निकल गया था, और वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां के डॉक्टर्स और पेशेंट्स को बिना वजह मारने लगता है। फिर वो सत्यादेव के कुछ आदमियों को भी मार गिराता है।
ये देखकर सत्यादेव वहाँ से भागने लगता है। इतने में कणमयी जिमी का ध्यान भटकाती है ताकि सत्यादेव वहाँ से भाग सके, और ये देख जिमी कणमयी पर गोली चला देता है और सत्यादेव को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर कुछ देर बाद जब ओजी हॉस्पिटल आता है तो कणमयी उसे जख्मी हालत में मिलती है। कणमयी ओजी को बताती है कि मैंने तुम्हारे पापा को लेटर लिखे थे, इसलिए वो यहाँ मुझसे मिलने आए थे, पर उन पर किसी ने हमला कर दिया। साथ ही वो उसे कहती है कि उसे जाकर अपने पापा को बचाना चाहिए क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है। साथ ही वो उससे कहती है कि वो तारा का भी ध्यान रखे। ये कहते कहते उसकी जान चली जाती है। अब अपनी पत्नी को खोकर ओजी काफी दुखी होता है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। इधर जिमी सत्यादेव के कार को उड़ा देता है, पर सत्यादेव किसी तरह बचकर खेत में जाकर छुप जाता है। फिर जब जिमी को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरे खेत में ही आग लगा देता है, लेकिन तभी ओजी वहाँ आ जाता है और सभी लोगों को खूब मारता है। साथ ही साथ जिमी पर भी हमला करता है। इसके बाद हमें जिमी के भाई ओमी भाव को दिखाया जाता है। ओमी एक बहुत बड़ा माफिया होता है और वो डेविड नाम के डॉन के लिए काम करता है। वो सारा आरडीएक्स भी डेविड ने मंगवाया था जिसे ओमी को उस तक पहुंचाना था। आरडीएक्स के ना मिलने की वजह से ओमी खुद इंडिया आने का प्लान बनाता है। फिर इंडिया आने से पहले वो इस्तांबुल में बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है और इंडिया आ जाता है। अब इंडिया आते ही वो सीधा सत्यादेव के पोर्ट पर जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है। ओमी तो इतना पत्थर दिल इंसान था कि वो एक छोटी सी बच्ची को भी गोली से उड़ा देता है। फिर वो आरडीएक्स की तलाश करने लगता है। उसे लगा था कि आरडीएक्स पोर्ट पर ही कहीं होगा, इसी वजह से वो पोर्ट को कुछ भी नहीं करता। इतने में ही गीता वहाँ आ जाती है और ओमी से कहती है कि तुम्हारे भाई जिमी ने ओजी की बीवी कणमयी को मारा है, इसलिए अब ओजी तुम्हें और तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद ओमी को सत्यादेव का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ओजी ने तुम्हारे भाई जिमी को मार दिया है, अब तेरी बारी है। ये सुनकर ओमी को और गुस्सा आता है। अब हम अगले सीन में ओजी को देखते हैं जो भारी मन के साथ अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद वो बॉम्बे के लिए निकलता है और बॉम्बे आने से पहले वो अपने आदमियों को ढेर सारे हथियार सौंपता है ताकि वो सत्यादेव की रक्षा कर सके। फिर बॉम्बे आकर वो सबसे पहले तावड़े से मिलकर उससे पूछता है कि ओमी ने गीता और पोर्ट के बाकी लोगों को कहाँ छुपाया है, क्योंकि ओमी उन्हें उठा ले गया था। तब तावड़े ओजी के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो उसका काफी मजाक बनाता है। ये देखकर तावड़े के हवलदार ओजी के कहने पर उसी को पकड़कर उसकी उंगली काटने वाले होते हैं। तभी ये देखकर तावड़े घबरा जाता है और ओजी को ओमी के बारे में बता देता है। फिर पता मिलते ही ओजी तुरंत वहाँ पहुंचकर गीता और बाकी सभी को छुड़ा लेता है। साथ ही वो ओमी को धमकी देता है कि अब वो आरडीएक्स को भूल जाए और किसी अच्छे काम में लग जाए, वरना ओजी उसे छोड़ेगा नहीं। उसके बाद ओजी बॉम्बे से ओमी जैसे और भी कई गैंगस्टर्स को हटाने में जुट जाता है और एक तरह से मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिसके बाद ओजी को ओमी के बारे में एक बात पता चलती है कि ओमी ने कुछ सालों पहले वाजी सिटी में हमला करवाया था। ये वही सिटी थी जिसे हमने साहो मूवी में देखा था। वहाँ पर ओमी ने सत्यादेव के बड़े भाई को मार दिया था और सत्यादेव का बड़ा भाई उस सिटी में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता था। तब उसका बेटा काफी छोटा था और वो बेटा कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ नंदन यानी साहो था। उसी वाजी सिटी पर अब डेविड का कब्जा है और डेविड ने ही ओमी को आरडीएक्स इसलिए भिजवाने को कहा था ताकि वो बॉम्बे में जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा सके। इसके बाद ओमी सीधा सीएम के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो सत्यादेव को उसका आरडीएक्स वापस लौटाने को कहे। फिर अगले सीन में सीएम सत्यादेव को समझाने के लिए आते हैं कि वो ओमी को आरडीएक्स दे दे। तभी ओजी वहां आकर सीएम के सारे काले चिट्ठे जैसे कि घूसखोरी, मर्डर वगैरह की याद दिलाता है और ये सुनकर सीएम की हवा टाइट हो जाती है। फिर ओजी उसे कहता है कि तुमने आरडीएक्स को यहाँ आने दिया, वैसे ही आरडीएक्स के साथ जो हो रहा है उसे होने दो, बीच में मत आओ, वरना अगर तुम्हारे घोटाले सबके सामने आ गए तो तुम्हें सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर सीएम चुपचाप हाथ जोड़कर चला जाता है। इसके बाद ओजी लगातार ओमी को मात दे रहा होता है। इस बात की खबर जब डेविड को लगती है तो वो ओमी को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है, लेकिन ओमी उन सबको मार गिराता है।
फिर वो डेविड से एक और दिन की मोहलत मांगता है और कहता है कि कल 9 बजे बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तब डेविड कहता है कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो मैं तुम्हें मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर बना दूंगा, और अगर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी, जिस पर ओमी मान जाता है। अब ओमी को खुद की जान कैसे बचानी है ये सोचना था, और ओमी जानता था कि सत्यादेव का पोता यानी कि अर्जुन ओजी से नफरत करता है, क्योंकि उसे अपने बाप की मौत का बदला लेना था। इसी बात का फायदा उठाकर वो अर्जुन से मिलता है और ओजी को मारने के लिए गन भी दे देता है। तब अर्जुन गन लेकर ओजी को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इसके बाद अर्जुन आकर अपनी माँ गीता को बताता है कि वो ओजी को मारने गया था, पर उसने ओजी की बेटी तारा को देखकर अपना मन बदल लिया। वो अपनी माँ से यह भी कहता है कि मैंने ओजी को तो नहीं मारा, पर उसकी बेटी तारा को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर गीता चौंक जाती है। इधर ओजी तारा को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। ऐसे में अर्जुन ओजी को गाड़ी से ही उड़ा देता है, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ऐसी हालत में भी ओजी अर्जुन की जान बचाता है, क्योंकि एक आदमी अर्जुन को मारने वाला था, पर ओजी ने उसे बचा लिया। यहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन के साथ जो आदमी थे वो असल में उसके नहीं बल्कि ओमी के आदमी थे, और वो तारा को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब अर्जुन भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब यहाँ पर जब गीता को यह बात पता चलती है तो वो ओजी के पास पहुँचती है। ओजी वहाँ जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है, जिसे देख गीता उसकी मरहम पट्टी करती है। तभी अर्जुन ओजी के घर पर उसे फिर से मारने आ जाता है। यहाँ अर्जुन उसके सर पर बंदूक तान देता है कि तभी गीता उसे सच्चाई बताने लगती है। बात असल में ये थी कि अर्जुन के पापा को ओजी ने नहीं बल्कि खुद अर्जुन ने ही मारा था। अर्जुन के पापा ने वर्धमान के साथ हाथ मिलाया था और उसके साथ मिलकर गैर कानूनी कामों में भी लग गया था। वो चाहता था कि कोर्ट उसके नाम हो जाए, इसलिए उसने वर्धमान से सत्यादेव को किडनैप करवाने के लिए कहा था। तब ओजी ने वहां पहुंचकर सत्यादेव को बचा लिया था, पर उसने अर्जुन के पापा को वहीं छोड़ दिया क्योंकि वो सत्यादेव का बेटा था। फिर अर्जुन के पापा पर अब ओजी को मारने का भूत सवार हो गया था। एक दिन जब वो इस काम को अंजाम देने वाला था, तब उसकी पत्नी गीता ने सारी बातें उसकी सुन ली थी और गीता ने उन्हें कमरे में बंद कर लिया था। हालांकि वो किसी तरह कमरे की खिड़की से अर्जुन को आवाज लगाई, तो उस समय अर्जुन बहुत छोटा था। फिर उसने नन्हे अर्जुन से गन लाने को कहा और उस गन को देने के लिए अर्जुन कुर्सी पर चढ़कर पैर उठा के खिड़की से अपने पापा को देने वाला था, पर अर्जुन के पैर फिसल जाने के कारण अर्जुन के हाथों से ही गोली उसके पापा पर चल गई थी। फिर जब ओजी को इस बारे में पता चला तो उसने कहा कि अर्जुन का नाम इन सब में आ गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसने ये पूरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया और घर छोड़कर चला गया। यही कारण था कि ओजी इतने समय तक गायब था। अब आगे गीता अर्जुन को बताती है कि जब तुम्हारे हाथों तुम्हारे पापा पर गोली चली थी तब तुम डर के मारे बेहोश हो गए थे, इसलिए तुम्हें इन सब के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सब सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो ओजी से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन ओजी तब तक तारा को बचाने के लिए वहाँ से निकल चुका था। अब ओजी ओमी के अड्डे पर पहुंचकर उसके लोगों को मारने लगता है। इधर ओमी के हाथ आरडीएक्स लग चुका था। जो पोर्ट पर 3 चैम्बर थे, जिसमें से एक में आरडीएक्स रखा हुआ था। ओमी ने उसे निकालकर अपने लोगों तक पहुंचा दिया था ताकि वो अगले दिन बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट कर सके। ये बात पता चलते ही ओजी ओमी के आदमियों को जम के पीटने लगता है और ओमी ओजी को धमकाता है कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी किया तो वो उसकी बेटी को मरवा देगा। हालांकि अब वॉकी टॉकी से आवाज आती है कि अर्जुन ने तारा को बचा लिया था और वो इस बात की खबर ओजी को दे देता है कि तारा अब सेफ है। इसके बाद ओमी ओजी को बताता है कि उसकी बीवी कणमयी को जिमी ने नहीं बल्कि ओमी ने मारा था। ये बात सुनते ही ओजी का दिमाग घूम जाता है। इतने में घड़ी में 9 बजते हैं और ओमी को लगता है कि अब ब्लास्ट होगा, पर एक भी ब्लास्ट नहीं होता, जिससे वो काफी हैरान रह जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओजी ने फिर से एक ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बनाई थी, जिसमें ढेर सारे लोग थे और उन्हें ओजी ने ही ट्रेन किया था। उन सब ने मिलकर ओमी के सभी लोगों को मार दिया था, जिससे ब्लास्ट नहीं हुआ। फिर ओजी उसे आरडीएक्स से ओमी को उड़ा देता है। इसके बाद हम उस डॉन डेविड को देखते हैं, जिसके लिए ओमी काम करता था। डेविड से मिलने याकुजा का लीडर ओकीमारा आता है। वो डेविड को बताता है कि ओजी का असली नाम ओरोसी जसी है। उसने ओजी नाम इसलिए चुना ताकि कोई उसे पहचान न पाए, और बॉम्बे से निकलने के बाद ओजी वापस जापान गया था
जहां उसने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बनाई थी और ओजी ने सबको वही ट्रेन किया था। फिर उन्होंने मिलकर याकुजा पर अटैक किया, जिसमें ओकीमारा का इकलौता बेटा भी मारा गया। अब ओकीमारा चाहता है कि वो ओजी को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। यही कारण था कि वो डेविड से हाथ मिलाने आया था। और इसी के साथ यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों ओकीमारा ओजी को मार पाता है या नहीं, ये देखने के लिए हमें पार्ट 2 का वेट करना होगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच एंड पॉइंट।